साथियों, डॉक्टर अरविंद जीएस इस चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और क्या आपको पता है कि प्राचीन भारत में जो गणित की जड़ें थीं वह कितना मजबूत थीं? भारतीय गणित से बहुत प्राचीन काल से किस रूप से परिचित थे? आज हम अपनी इस वीडियो में गणित के कुछ विद्वानों के नाम जानेंगे और उनकी कुछ महान कृतियों के विषय में जानेंगे, जो कि यह सिद्ध कर देती है कि प्राचीन भारत गणित के ज्ञान से समृद्ध था और प्राचीन भारत में गणित विषय की जानकारी भारतीय विद्वानों को थी, और जिससे भारत ने विश्व के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए गणित के क्षेत्र में कई गौरवमयी ग्रंथों की रचना की, जो कि आज भी गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के प्रतिपादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जानेंगे हम सर्वप्रथम कि हमारा जो गणित है उसका इतिहास क्या है। तो अगर गणित की बात आती है तब हमेशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है जिनका नाम आता है, वह विद्वान है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट और आर्यभट्ट गणित के क्षेत्र के बहुत ही विद्वत व्यक्तित्व थे और इनकी रचना थी आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक रचना की थी। यह प्रश्न अनेक बार परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए आप हमेशा यह याद करें कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक रचना की थी। इसके बाद हम जानेंगे ब्रह्मगुप्त के विषय में। ब्रह्मगुप्त के विषय में इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की उस ग्रंथ का नाम था कि ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। और ब्रह्मगुप्त के साथ ही साथ प्राचीन भारत में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण गणित के जानकार थे जिनका नाम है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य की जो पुस्तक है उसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि। भास्कराचार्य ने जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि, और यह 4 भागों में विभाजित है। एक भाग है लीलावती, दूसरा भाग है बीज गणित, तीसरा भाग है ग्रह गणित और चौथा भाग है गोला। और यह पाटी गणित का अध्ययन है लीलावती के अंतर्गत। और इसी लीलावती ग्रंथ को फैजी मुगल काल का एक विद्वान था, इसने फारसी भाषा में अनुवाद किया था। सोचिए कि यह इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ था कि इसका अनुवाद फारसी भाषा में मुगल काल में फैजी को भी करवाया गया था, फैजी से करवाया गया था। और इसका महत्व सभी समझते थे। असल में जो ज्ञान होता है वह विश्व लेवल पे अपना महत्व रखता है, उसका विश्व स्तर पे अपना महत्व होता है। और ज्ञान होता है, ज्ञान जिसके पास है उसको काम आता है। इसलिए ज्ञान अगर कहीं भी मिले, किसी से भी मिले, तो उसको ले लेना चाहिए। और अगर कोई पुस्तक समझ में नहीं आ रही है, दूसरी भाषा में लिखी है, तो उसको अनुवाद भी कर लेना चाहिए। तो फैजी ने मुगल काल में लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अब हम 2 और महान गणित के विभूतियों के विषय में जानेंगे, जिसमें से एक है जो कि राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के दरबारी थे और दरबार में रहते थे, और उनका नाम था महावीराचार्य। और इन महावीराचार्य ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है गणित सार संग्रह।
महावीराचार्य ने, जो कि अमोघ वर्ष के दरबारी थे, उन्होंने लिखा गणित सार संग्रह। महावीराचार्य के बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान जो कि कन्नड़ भाषा के जानकार थे और कन्नड़ भाषा में उन्होंने अपना गणित की रचना की, उनका नाम था राजादित्य। राजादित्य इन्होंने कन्नड़ भाषा में व्यवहारिक गणित लिखा। व्यवहारिक गणित लिखा। व्यवहारिक गणित क्या होती है? वह गणित जो कि रोज के व्यवहार में कार्य आती है। जैसे कि आप कहीं गए और आपने वहां कुछ खरीदा, तो उसने कुछ रुपए आपको दिए, बदले में उसने कुछ सामान आपको दिया, बदले में आपने कुछ रुपए उसको दिए, या कोई लेन देन हुआ। यह सब व्यवहारिक गणित है जो कि व्यवहार में, आम जीवन में काम आती है। तो राजादित्य ने कन्नड़ भाषा में व्यवहारिक गणित की रचना की थी। अब इसके बाद, इन दो विद्वानों के बाद, हम जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण गणित की पुस्तक वच्छाली के विषय में। वच्छाली के विषय में। वच्छाली वह पुस्तक है जो कि प्राप्त तो हुई पाकिस्तान के पेशावर से। पाकिस्तान के पेशावर से कब प्राप्त हुई? 1881 में। और इस वच्छाली पुस्तक के जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं, लेकिन वच्छाली जो कि गणित की पुस्तक है, इसके जो टीकाकार हैं, उन्होंने, टीकाकार जो हैं, उन्होंने अपने आप को कहा कि वह चजक के पुत्र गणक हैं। इसका अर्थ हुआ, गणक का अर्थ होता है गणित का राजा। गणक का अर्थ होता है गणित का राजा। और यह जो वच्छाली पुस्तक है वह संस्कृत भाषा में है और इसकी जो लिपि है वह है शारदा लिपि। अब आप वच्छाली पुस्तक के विषय में एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि गणित की यह एक ऐसी पुस्तक है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी हुई प्राप्त प्राचीनतम पांडुलिपि भी है। कौन? वच्छाली पुस्तक संस्कृत भाषा में प्राप्त प्राचीनतम पांडुलिपि भी है। और इसमें लिपि कौन सी है? शारदा लिपि का प्रयोग किया गया है इसको लिखने में। तो इस प्रकार से हमने गणित के कुछ महान ग्रंथों के विषय में जाना जो कि भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण गणितज्ञों के द्वारा रचे गए थे। जैसे कि आप फिर से एक बार दोहरा लें कि आर्यभट्टियम की रचना आर्यभट्ट ने की थी और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की थी और भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसके 4 भाग हैं: लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोला। और लीलावती का अनुवाद फारसी भाषा में फैजी ने मुगल काल में किया था। उसके बाद हमने पढ़ा अमोघ वर्ष जो कि राष्ट्रकूट शासक था, उसके दरबारी एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था महावीराचार्य। महावीराचार्य जो थे, महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह नामक पुस्तक की रचना की थी। उसके बाद हमने अध्ययन किया कि कन्नड़ भाषा के गणित के एक महान विद्वान थे जिन्होंने व्यवहारिक गणित लिखी, उनका नाम था राजादित्य। इसके बाद हम लोगों ने एक ऐसी पुस्तक के विषय में अध्ययन किया जिसके लेखक का ज्ञान नहीं है और वह पुस्तक मिली थी पाकिस्तान के पेशावर से, अर्थात प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत मिली थी। और वह पुस्तक जो कि पाकिस्तान के पेशावर से प्राप्त हुई थी उसका नाम था वच्छाली। और वच्छाली नामक यह पुस्तक जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसकी लिपि शारदा लिपि है, यह संस्कृत भाषा में प्राप्त गणित की प्राचीनतम पांडुलिपि है। और इसके जो टीकाकार हैं उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा है कि वह चजक के पुत्र गणक हैं और गणक का एक अर्थ गणित का राजा भी होता
है। और यहाँ यही बात समझने की है कि प्राचीन भारतीयों को गणित और विज्ञान जैसे विषयों में इतनी रुचि थी कि उन्होंने गणक शब्द तक का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से हमने गणित का अध्ययन किया और गणित के यह जो ग्रंथ हैं बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कभी मिलान करने के लिए आता है। अतः आप वीडियो को अपने सुविधा अनुसार बार बार देख लें। इसके बाद हम इसी वीडियो के अंतर्गत ज्योतिष का अध्ययन करेंगे और ज्योतिष के कुछ ग्रंथों के विषय में जानेंगे। और वह क्यों जानेंगे? क्योंकि ज्योतिष और गणित आपस में एक घनिष्ठ संबंध भी रखते हैं। अगर अंतर विषयक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्राचीन भारत में ज्योतिष और गणित भी आपस में संबंधित थे। तो अब हम ज्योतिष के विषय में अध्ययन करेंगे। अब हम प्राचीन भारतीय ज्योतिष के विषय में और उससे संबंधित ग्रंथों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए सीधे जानते हैं ज्योतिष के विषय में। और सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वह है ऋग्वेद। और ऋग्वेद से संबंधित जो ज्योतिष थी उसको कहते थे आचार्य ज्योतिष, उसको कहते थे आचार्य ज्योतिष। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद से संबंधित जो ज्योतिष थी उसको कहते थे याजुष ज्योतिष, उसको ज्योतिष। और उसके बाद आप जो वेदांग जो ज्योतिष है उसकी रचना लगध मुनि ने की थी। लगध मुनि ने की थी। वेदांग ज्योतिष की रचना जो है लगध मुनि ने की थी। लगध मुनि का जो ग्रंथ है उसका नाम है वेदांग ज्योतिष। इसके बाद हम ज्योतिष शास्त्र के कुछ ग्रंथों के विषय में जानेंगे, जैसे कि गर्गाचार्य का ग्रंथ है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता। और इस गार्गी संहिता के युग पुराण खंड में यवन आक्रमण के विषय में उल्लेख मिलता है। और उसमें बताया गया है कि जो यवन थे उन्होंने साकेत मतलब अयोध्या, मथुरा और कुसुम ध्वज तक आक्रमण किया था। कुसुम ध्वज का अर्थ होता है पाटलिपुत्र। कुसुम ध्वज का अर्थ होता है पाटलिपुत्र। गार्गी संहिता में ही पहली बार सप्ताह के 7 दिनों के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां गार्गी संहिता में है। एक और जहां आक्रमण के विषय में जानकारी है, वहीं सप्ताह के 7 दिनों के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। अब आप और कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिष से संबंधित जानकारियां प्राप्त करेंगे। एक लेखक हैं ज्योतिष से संबंधित, उनका नाम है स्फूर्ति ध्वजा। और जो स्फूर्ति ध्वजा लेखक हैं, इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की है वह ग्रंथ कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि इन्होंने यवन जातक नामक ग्रंथ लिखा। और इस ग्रंथ में 2 महत्वपूर्ण बातें प्राप्त होती हैं। पहली जो महत्वपूर्ण बात प्राप्त होती है इस ग्रंथ में, संस्कृत भाषा में है। और दूसरा कि इसमें दशमलव पद्धति का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। तो स्फूर्ति ध्वजा के ग्रंथ यवन जातक में हमको संस्कृत भाषा मिलने के साथ साथ दशमलव पद्धति का प्राचीनतम उल्लेख भी प्राप्त होता है। इसी क्रम एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि फलित ज्योतिष से संबंधित है, उसका नाम है बृहद संहिता। इस ग्रंथ की रचना वराहमिहिर ने की थी। इस ग्रंथ की रचना वराहमिहिर ने की थी और यह फलित ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। बृहद संहिता फलित ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। इसके बाद हम कल्याण वर्मा के विषय में जानेंगे। कल्याण वर्मा ने होरा शास्त्र पे एक ग्रंथ लिखा सारावली, जिसका नाम था सारावली। कल्याण वर्मा ने
यवन ज्योतिष से संबंधित, यवन होरा शास्त्र से संबंधित ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सारावली। और इसी प्रकार से आप एक ग्रंथ और सुने होंगे नीलकंठ का, नीलकंठी। तो इस प्रकार से हमने ज्योतिष के विषय में भी जाना और हमने यह जाना यवन जातक वह ग्रंथ है जिसमें दशमलव पद्धति का उल्लेख मिलता है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है। आप ऐसे प्रश्नों को अगर संचय करके रखते हैं तो निश्चित तौर से आप परीक्षा में सफल होंगे। और अगर अभी तक आप धैर्य बना करके इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो निश्चित तौर से ही आप सफलता की ओर अग्रसर हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।